हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये व्हाट्सएप नंबर है जोरावर क्लासेस का। और मैं व्हाट्सएप नंबर को नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ आपको बताती हूँ क्योंकि ये इसको अंकित सर ही देखते हैं, ठीक है। और इस चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बोलनी होती है वो आप अंकित सर को बोलें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप या फिर जो भी आपका चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप अंकित सर को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को देख लें। क्योंकि इस वीडियोस के कमेंट्स भी मैं सच कहूँ तो मैं नहीं देख पाती हूँ आजकल, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है टाइम कि वीडियोस देख लूँ या जो भी देख लूँ, है ना। बहुत सारा काम एक साथ चल रहा है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कमेंट किसी के भी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कतें हो तो आप प्लीज़ अंकित सर के लाइव सेशन में उनसे डिस्कस कर लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे उनको प्रॉब्लम्स आप बता दें अपनी, ठीक है, जो भी आपको दिक्कतें हो। और इस चैनल को भी मैं नहीं देखती हूँ, सर देखते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी सर ही देखते हैं। इससे मेरा कोई भी रिलेटेड कुछ भी कंसर्न नहीं है। तो आपको जो भी दिक्कतें हो, आप व्हाट्सएप नंबर से हो, आपको ऐड नहीं किया जा रहा है या फिर जो भी आपको दिक्कतें हो, आप प्लीज़ अंकित सर को बोलें या फिर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप सब कुछ उनको कमेंट करें, उनकी वीडियोज़ पे कमेंट करें ताकि वो सर उसको देख लें एक बार, ठीक है। क्योंकि मुझे ना देखने का टाइम मिलता है और ना ही वैसे, मतलब मैं एक जनरल चीज़ बता रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर वही आप अगर कमेंट करते हैं इस वीडियो पर तो कोई फायदा नहीं है, मैं देख नहीं पाती हूँ और फिर सर भी अपनी वीडियोस पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहां पर वो पढ़ा रहे हैं तो अपनी उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। और बस ये थोड़ा सा कहना था। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की। द रेंज ऑफ जेनिटल स्टेज ऑफ फ्राइड्स थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर दो थ्योरीज की बात हुई है। एक तो बात हो रही है एरिक्सन की थ्योरी की जो साइकोसोशल थ्योरी है, और एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो डेवलपमेंट की बात करते हैं फ्रायड, उनकी थ्योरी की बात हो रही है। अब दोनों ने ही स्टेजेस दी हैं। जेनिटल स्टेज आपकी होती है इनकी थ्योरी में, फ्रायड की थ्योरी में, और यहाँ पर एरिक्सन की कौन सी ऐसी स्टेज है, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने जो स्टेजेस दिए उनमें से कौन सी स्पेसिफिक स्टेज है जो इनकी जेनिटल स्टेज से मिलती है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, अब जो जेनिटल स्टेज होती है वो 11+ ईयर्स वालों के लिए होती है, ठीक है। उससे पहले आपकी लेटेंसी फेज होती है, फेलिक स्टेज होती है, एनाल स्टेज होती है, ओरल स्टेज होती है, जो पहले की स्टेज है, मतलब ओरल से स्टार्ट होती है, ओरल, एनाल, फेलिक और लेटेंसी, लास्ट में आपकी जेनिटल स्टेज आती है जो 11+ ईयर्स होती है बेसिकली, ठीक है। अब एरिक्सन की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेजेस दी हुई हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है सबसे पहली होती है, जो आपकी 0 to 1 ईयर के अप्रोक्स होती है, यानी कि जब बच्चा जो है ट्रस्ट करता है या फिर मिसट्रस्ट करता है अपने केयर गिवर पर, उसकी बात होती है। उसके बाद आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जो है वो आपकी 1 से 3 साल तक के बच्चे के बीच की होती है। उसके बाद इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात होती है, 3 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे की इसके अंडर आते हैं। या तो वो इनिशिएटिव लेते हैं और इनिशिएटिव नहीं लिया जान दिया जाता उनको, तो उनको गिल्ट की भावना आती है, शेम की, एक तरह से उनको लगता है कि उनमें कुछ कमी है जब वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, लेकिन जब उनको नहीं किया जाने दिया जाता ये चीजें तो फिर गिल्ट की एक भावना आ जाती है। लास्ट है आपकी ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये बेसिकली आपकी होती है 11+ ईयर्स की, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बाद एक और स्टेज आती है एरिक्सन की, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है। वो 6 से 11 साल तक की उम्र की होती है। उसके बाद आती है ये आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डे लिखा है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये एरिक्सन की 5th स्टेज है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी 3 स्टेजेस और है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इस तरह से पूरी टोटल उनकी हम कह सकते हैं कि 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन की थ्योरी की, लेकिन ये जो 5वीं स्टेज है ये बराबर है जेनिटल स्टेज के, ठीक है। बस मतलब सिमिलर है उसकी जैसी, क्योंकि सेम एज ग्रुप भी है, और वही बात है कि थ्योरिस्ट बोलते तो वही चीजें, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं। नेक्स्ट है यंग टीनेजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स, ठीक है भाई। जो यंग टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर आप समझते होंगे, किशोरों की बात हो रही है यहाँ पर, तो युवा किशोर जो होते हैं, जो जस्ट एंटर ही करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई वो जो है दूसरों से बिल्कुल अलग हैं और वो जैसे भी हैं बहुत परफेक्ट है, उनकी स्टोरी ज्यादा बेटर है, आप लोगों की नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि वे पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न है, वो सबसे अलग है, तो वो वाली बात होती है, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इमेजिनरी ऑडियंस जो होती है, एक काल्पनिक दर्शक, जो उनको लगता है कि उन्हें सब लोग उनको देख रहे हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कोई क्या बोलेगा उनके बारे में, उनके कपड़ों पर कोई क्या कमेंट करेगा, तो इस चीज के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर उनके सामने इमेजिनरी ऑडियंस प्रेजेंट है। लेकिन जहां तक आती है पर्सनल फेबल की बात आती है कि वो अपनी एक कहानी बुन लेते हैं कि भाई ठीक है,
उनकी दुनिया जो है सबसे अलग है, वो सबसे अलग तरह के इंसान है, उनकी लाइफ सबसे बेटर हो सकती है अगर वो चाहें तो, वो वाली चीजें होती हैं। तो ये पर्सनल फेबल है, मतलब कल्पित कहानियां हैं कि भाई हम तो जो है वो हम सबसे अलग हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। ये हमारी आपकी खुद की एक कल्पना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत मिथक कहते हैं इनको, या फिर पर्सनल फेबल्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बारे में क्या ठीक नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्राइब, ये एक प्रकार की रिश्वत है। इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, ये वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करती है। इट इज अ प्लेजेंट स्टिमुलस, या फिर हम कह सकते हैं प्लेजेंट स्टिमुलस है, एक रुचिकर उद्दीपक कह सकते हैं इसको हम। इट इज गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, या फिर ये रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाता है। तो देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे तो ये रिश्वत का एक प्रकार नहीं है, रिश्वत का एक प्रकार देकर हम रिवॉर्ड नहीं देते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब थोड़ी प्लीजेंट रिश्वत तो होती है ऑब्वियसली। पता नहीं इस क्वेश्चन में इन्होंने ये ऑप्शन क्यों दिया है, बट ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज नॉट राइट, क्योंकि इसमें प्रॉपर ये बोला गया है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्राइब, कि ये रिश्वत का प्रकार नहीं है, रिश्वत का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको जब मैं बीएलएड में पढ़ रही थी ना, तो हमारी प्रोफेसर्स बोलती थी कि क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली प्रोफेसर्स थी, तो वो बताती थी कि ये जो हम रिवॉर्ड देते हैं, है ना, रिवॉर्ड जो देते हैं, उनका मतलब ये मानना था, मतलब बीएलएड में ये बोला जाता था कि जो रिवॉर्ड है, बिहेवियरिस्ट मानते तो हैं कि इट कैन इंक्रीज योर जो बिहेवियर आप चाहते हैं, इट कैन इंक्रीज दैट बिहेवियर, अकरेंस ऑफ दैट बिहेवियर। लेकिन ये रिवॉर्ड जो है एक टाइम के बाद आपका काम करना बंद कर देता है। मतलब मैम ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब हम अपनी फैमिली में होते हैं, जब बच्चे से कोई काम कराना होता है ना, बहुत ही लीनियंट सी फैमिली होती है, तो हम कहते हैं बेटा ये कर देंगे, ये काम कर दो। तो मतलब हमारी जो रिश्वत की शुरुआत होती है वो घर से ही हो जाती है। मतलब एक माँ अपने बच्चे को रिश्वत देना शुरू कर देती है, भाई अपनी बहन को, बहन अपनी भाई को, मतलब ये उनके विचार थे, वो जैसे हमें पढ़ाती थी। तो मतलब ये ब्राइब शब्द देखकर मुझे वही वाला इंस्टेंस याद आ गया कि जब मैंने पहली बार फर्स्ट ईयर में जब ये रिवॉर्ड और ये सब पढ़ा था, तो मैम बोलती थी कि ये एक तरह की रिश्वत है, मतलब वो हमने बताती थी। और हम कोशिश करेंगे कि रिश्वत से ना सीखे बच्चा, बल्कि वो उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें डिफरेंट सोचती हूँ। मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं, जितने भी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चीज होगी इससे। तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड उसको अट्रैक्ट करता है, और शायद छोटे बच्चों को थोड़ा हैंडल करने के लिए हम रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्राइब। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट। फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर टाइम के बाद होगा। इंटरवल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। अभी आपने पहले दिन दिया, फिर आपने दिया तीसरे दिन, फिर आपने दिया 5वें दिन, ठीक है, कोई भी चीज, फिर आप दे रहे हैं 7th डे। तो मतलब आप कहीं ना कहीं 2-2 दिन का गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल हो गया, इस शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये बताना है। गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, तो भाई ठीक है, हर महीने सैलरी मिल रही है, दैट मीन्स इट इज फिक्स्ड, तो ये होगा नहीं। डायलिंग ए बिजी नंबर, एक बिजी नंबर को डायल करना, अभी देखते हैं। हैविंग ए पीरियोडिक डेंटल चेकअप, तो यहां भी फिक्स्ड कर दिया है, एक पीरियोडिक डेंटल चेकअप है आपका, एक पीरियड के बाद हो रहा है, ठीक है। सपोज 1 हफ्ते के बाद हो रहा है, 15 दिन का पीरियड है, जो भी है। गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी ईयर, और हर साल इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट एक बार जनवरी में लगता है और एक बार लगता है आपका जुलाई में, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से। तो जो जनवरी वाले हैं उनका जुलाई में ही लगता है, जुलाई वाले उनका जनवरी में नहीं लगता है। तो मतलब ये है कि लगता जरूर है 1 साल में एक बार, ठीक है। तो यहां पर आप खुद अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर किसी फिक्स्ड इंटरवल की बात नहीं की गई है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और ये फिक्स्ड इंटरवल में आपको कई बार करा चुकी है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, ए टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज एवर बीन डीपली इन लव एज ही इज। तो एक टीचर को लगता है कि टीनेजर को लगता है, नॉट टीचर, टीनेजर को ये फील होता है कि मैं जितना किसी से प्यार करता हूं उतना कोई भी नहीं कर सकता, या फिर मेरे प्यार को लोग गलत समझ रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि नहीं, हम तो रियल में प्यार में हैं, दिस इज नॉट अट्रैक्शन एंड ऑल। और मतलब जब घर वाले समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, जो भी समझाते हैं कि नहीं ये आपकी उम्र नहीं है अभी प्यार व्यार करने की, और पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दो, तो उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं हमें, है ना। और उनको लगता है कि हम जितना डीपली किसी को लव करते हैं कोई नहीं कर सकता है, दैट मीन्स कि हमारी खुद की कल्पना है ये, है ना। मतलब उनको ऐसा फील आता है। लेकिन द मीनिंग ऑफ रियल लव दे डोंट अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही आपका पर्सनल ओपिनियन क्या, कुछ भी हो सकता है भाई, सबका, है ना, किसी की लाइफ का हमें कुछ नहीं पता।
तो इमेजिनरी ऑडियंस जो है ये नहीं होगी। ये देखो डिफ्रेंशिएट करना सीखो, दो ही एग्जांपल मिलेंगे आपको हर बार, एक तो इमेजिनरी ऑडियंस और एक पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होता है कि उनको लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं और सब मेरे साथ पता नहीं, मतलब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो मुझ पर ही टॉन्ट करेंगे, मेरी ही तारीफ करेंगे या जो भी करेंगे। ये एक इमेजिनरी ऑडियंस उनके साथ चलती है। जब भी वो कुछ पहनते हैं या जब भी कुछ खाते हैं तो उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये ऐसा करूंगा, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा, तो वो एक इमेजिनरी ऑडियंस को लेकर सोचते हैं। पर्सनल फेबल क्या होती है कि वो अपनी कुछ कल्पनाएं करते हैं जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट शो करते हैं और वो एक तरह से हीरो होते हैं, हीरो या हीरोइन बन जाते हैं उस कल्पना के वो, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर ये टीनेजर जो ऐसा फील कर रहा है कि मैं डीपली इन लव में हूं, मतलब मैं सच्चे प्यार में हूं जो कोई नहीं समझ सकता है, तो यहाँ पर ये अपने आप को हीरो शो कर रहा है कि आप लोग मेरे प्यार को बचकाना हरकत बोल रहे हैं बट मैं सच में डीपली इन लव में हूं और कोई इतना हूं कि आप लोग समझ ही नहीं सकते क्योंकि आप नहीं हो, है ना। तो मतलब यहाँ पर पर्सनल फेबल है, वो कहानी ऐसी बुन रहे हैं जो उनको ही लगता है कि है, मतलब सिर्फ वही सोचते हैं और कोई ऐसा नहीं सोचता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन, चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इन इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पार कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, ये आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इट्स पार नहीं, लर्न फ्रॉम, हाँ यस इट्स पूरा, ठीक है, हाँ ये मुझे दिखाई नहीं दिया, सॉरी, इट्स पूरा, कि पूरा बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं। मतलब वाइगोत्स्की मानते थे कि जो भी टास्क आप इंडिपेंडेंटली करते हो, ठीक है, उसमें आप बहुत कम सीखते हो, आपके पास सीखने का स्कोप जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि जो लर्निंग है वो सोशल लर्निंग होती है एक तरह से। उसमें अगर कोई और आ जाएगा तो आप ज्यादा सीखेंगे, आप अपने आप से ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते हैं, बल्कि सोसाइटी के साथ रहकर, अपने पीयर्स का, एडल्ट्स के साथ रहकर आप ज्यादा सीखते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे। कंसेप्ट ऑफ ZPD इज ए पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल था वाइगोत्स्की की थ्योरी का पार्ट। इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज के रोल को जो है इग्नोर करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या फिर इट एम्फेसाइजेस रोल ऑफ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल ठीक था। अब देखो ये गलत है, वाइगोत्स्की इग्नोर नहीं करते हैं, ये इग्नोर शब्द गलत है यहाँ पर, वो बल्कि देते हैं, ही गेव इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, सॉरी ही गेव इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, मैं सेंटेंस के साथ ही जा रही हूँ फ्लो में। एक्चुअली ही गेव द इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने माना था कि लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इग्नोर्स, इनकी थ्योरी इग्नोर करती है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को, वो बहुत ज्यादा मानते थे लैंग्वेज को, और लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल या फिर कल्चरल टूल जो आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, ठीक है। तो देखो ये चाइल्ड स्टडी मूवमेंट कुछ नहीं है, बच्चों पे स्टडी करने की बात है। तो सबसे पहले किसने ये मूवमेंट पे पहल की थी, एक तरह से जिन्होंने मतलब पूरा रोल निभाया था इसको स्टार्ट करवाने में कि भाई लोग, बच्चों पर भी स्टडी होनी चाहिए, वो किस तरह से किस स्टेज से उभर कर जाते हैं, इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक कैसे उनकी डेवलपमेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं, तो ये स्टडी की जानी चाहिए। इस तरह की एक मूवमेंट चली थी। उसके बाद जॉन डीवी हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें की। तो इसमें से बताना है कौन है इसका आंसर जिन्होंने पहल की थी। तो ऑप्शन नंबर सी मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन शायद कम लोगों को पता होगा। स्टैनले हल जो थे, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बेसिकली फाउंडर थे, इनसे पहले थोड़ा चल रहा था लेकिन इन मेन प्रोपाउंडर यही थे, और इनके बाद जो है बहुत लोगों ने इस पे स्टडी की, मतलब बच्चों पे स्टडी की जाने लगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन इन रिस्पॉन्स, दोनों ही किसी ना किसी रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये गलत होगा। पनिशमेंट कभी रिस्पॉन्स को बढ़ाती नहीं है, वो कम भी कर सकती है, वो डरा भी सकती है। मतलब पनिशमेंट एक डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है पनिशमेंट से इंसान करने भी लग जाए, या हो सकता है ना करे बिल्कुल भी, जिद्दी बन जाए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। बोथ टेंड टू वीकन रिस्पॉन्स, दोनों ही वीक कर देती हैं एक रिस्पॉन्स को, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वीक नहीं करता है, वो बढ़ाता है रिस्पॉन्स को, जब अनप्लीजेंट सिचुएशन को हटा देता है ताकि रिस्पॉन्स बढ़े, तो ये गलत है। उसके बाद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स फिर पनिशमेंट वीकन ए रिस्पॉन्स। देखिए वैसे हम ऑफिशियली देखें तो पनिशमेंट जो है हमेशा किसी रिस्पॉन्स को वीकन करती है, ठीक है, वो
कमजोर बनाती है वो कहीं ना कहीं चीजों को, वो अच्छा नहीं करती है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट तो स्ट्रेंथन करेगा ही। अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वीकन से रिस्पॉन्स, अब ये लाइन बिल्कुल गलत हो गई है ना कि वीकन करता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को तो रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, तो दैट मीन्स कि ये ठीक हो जाएगा। अब पनिशमेंट यहाँ पे स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स, तो ये ऑब्वियसली गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ जब लाइव चैट में आप लोग बात करते रहते हैं ना, तो एक बार अपने आप सबसे डिस्कस कर लिया करो। कई बार क्या होता है ना कि डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन सबसे ज्यादा बेटर है डाउट्स क्लियर करने का, तो आप लोग खुद लाइव चैट में डिस्कशन कर लिया करो ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए, है ना। क्योंकि मैं उस टाइम पे होती नहीं हूँ कि मैं एक एक बच्चे को समझा पाऊँ, तो ऑब्वियसली काफी लोग कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपके खुद के पीयर्स जो है वो आपको अच्छा बेटर समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड एंग्रीली हिट्स ए प्लेमेट इन द सेम वे दैट ही हैज बीन पनिश्ड एट होम। एक बच्चे ने जो है जिस तरह से उसको पनिशमेंट मिली थी घर में, उसी तरह से उसने अपने जो जिसके साथ वो खेल रहा था, एक अपने दोस्त के साथ, जो भी है, उसी प्रकार से धक्का मारा जिस तरह से उसको मारा गया था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है, एक बच्चा को अपने से पार्टी को ठीक उसी प्रकार, ये पार्टी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर सहपाठी होगा, ठीक है, यहाँ पर सहपाठी होगा, या फिर जो प्लेमेट होता है। ओके, ये गूगल ट्रांसलेट कई बार, तो ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर इनसाइटफुल लर्निंग। तो देखो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, ऑब्वियसली इट इज क्लियर कट ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जैसे मैंने बोबोडोल का आपको बताया था ना कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट हुआ था एक, जो बेंडोरा ने किया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे, कि वो डोल के साथ बच्चा वैसा ही कर रहा था जैसा उसको दिखाया जा रहा था क्लिप्स में। मतलब और ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ उसी बिहेवियर को, सारे बिहेवियर को रिपीट करता है। अकॉर्डिंग टू बेंडोरा बच्चा खुद सोचता है कि मुझे कौन सा बिहेवियर रिपीट करना है, कहीं ना कहीं बच्चा अपना दिमाग लगाता है। इसलिए बेंडोरा जो है वो कहीं ना कहीं बिहेवियरिस्ट से थोड़े अलग थे, क्योंकि वो बच्चों को पैसिव नहीं मानते थे, वो एक्टिव मानते थे और सेल्फ एफिशिएंसी की भी बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। तो इनमें से कौन सी जो है वो सही नहीं है जीन पियाजे के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द थियरी ऑफ कॉग्निटिव गिवन बाय जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओके, नॉट ट्रू है, तो बताइए कौन सी ट्रू नहीं है। It believes that development is a discontinuous process. It assumes that children learn through assimilation, accommodation. ये तो देखते ही आप कह दोगे जी बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद it believes that development is a continuous process. अब ये discontinuous और continuous में से एक होगा। अगर discontinuous होगी तो continuous नहीं होगी, continuous होगी तो discontinuous नहीं होगी। तो आप लोग सोचिए। It believes that cognitive development take place in 4 different stages. ये भी ठीक है ना। तो दो तो क्लियर कट ठीक है, अब यानी कि ए और बी में से। अब देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ठीक नहीं है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट बहुत स्मूथ चलती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी हायर स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पियाजे ऐसा नहीं मानते थे। जितने भी जो भी स्टेज वाले थ्योरीज, जिन सब ने स्टेज दी हुई है, वो सब डिसकंटिन्यूअस को मानते हैं, ठीक है, कि डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और जिन्होंने स्टेज नहीं दी है, जैसे वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने कोई स्टेज की बात नहीं की है, वो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट को मानते थे। यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस में आपका आ गए पियाजे, जो कहते हैं कि नहीं, स्टेज होती है, एक सीढ़ी को पार करने के बाद दूसरी में जाओगे और हर एक स्टेज की अपनी कुछ बाधाएं हैं जिन्हें पार करके आपको जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बहुत ही स्मूथली चलती है। वो हालांकि फेज वही रहते हैं सबके, लेकिन सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी को कोई कठिनाई होती है, किसी को कोई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. I hope you like it and keep doing hard work because it can only lead to success, है ना। वो सिर्फ सक्सेस की तरफ ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हार्ड वर्क कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि वो आप सोच रहे हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, वो आपकी गलती नहीं है। जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते वहां उन चीजों को आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, ये नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका वहां पर कोई बस नहीं है। आप क्या कर सकते हैं इस पर फोकस कीजिए। वैसे भी कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं पढ़ने के अलावा, है ना। और कुछ लोगों के पास शायद कुछ और ऑप्शन होंगे कि हम ना पढ़ें या कुछ और करें, तो वो खैर आपकी मर्जी है। आप इतने समझदार हैं कि अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, तो हमेशा अच्छे डिसीजन लीजिए और ये देखिए कि उन डिसीजन से आपकी फैमिली को और आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।